Assalamu alaikum, sir. How are you? I hope you fine. And I am here to present my presentation topic, which is direct costing. And I am recording the presentation with various of these this topic named by direct costing, various variable costing and absorption costing. Uh, I made some learning objects like these questions. Mm, yes. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है इस प्रेजेंटेशन में। वो डायरेक्ट कोस्टिंग के प्रेजेंटेशन की लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो मैंने मैंने बनाई है वो ये है कि पहले क्वेश्चन में हम लर्न करेंगे अबाउट व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्टिंग। एंड दूसरे में हम जो है लर्न करेंगे वो व्हाट इज द वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। उसके बाद जो है हम व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट सम ओवरव्यू इसका भी दे दूंगा। और उसके बाद जो है हमारे पास है कैलकुलेटिंग नेट इनकम अंडर अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लेबर्स एंड इक्विटीज ईटीसी equipment etc and all direct involved cost that can be easily and conveniently trend to a प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट चाहिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में ये बताया गया है कि वो इजीली कन्वर्टेबल मतलब इजीली ट्रेसेबल होती है। एक चीज़ में एक प्रोडक्ट में बना रहा हूँ उसमें जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये चीज़ें इसमें लगी हुई हैं लाइक दिस, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल है उसको खरीदने के लिए हम हमारी जो कॉस्ट है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल में भी ये बता गया है लाइक मैं एक चेयर बना रहा हूँ तो उस चेयर में जो वुड है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, कुशन है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, क्लॉथ है उस कुशन को छुपाने के लिए वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। तो इन तीन चीज़ों को खरीदने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट मेजर होती है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। लाइक इसी तरह हम जो है वो आ जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पर। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट देट आर नॉट डायरेक्टली accountable accountable to a cost object such a product or department। इसमें ये बात बताई गई है कि जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हम मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकते। लाइक एग्जाम्पल में देख लेते हैं हमारे पास नेल्स टू स्टिच वुड। जो हम ऊपर चेयर बना रहे थे उसको उसमें जो वुड में जो नेल्स लगे हुए हैं जो जिसे हम कीलें कहते हैं उर्दू में वो लगी हुई हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जो कुशन को स्टिच करने के लिए हमारे पास ग्लू यूज हुआ है वो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं सिंपली मैंने बताया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का। और लाइक आगे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय टेबल यूजिंग अ टेबल। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारे पास होती है, डायरेक्ट कॉस्ट आर कैलकुलेटेड पर प्रोडक्ट या सर्विस। हम किसी एक प्रोडक्ट पे हम जो है ना वो प्रोडक्ट या सर्विस पे जो है ना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मंथली और ईयरली ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब जो हमारे ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन को टोटल मेजर करके पूरा मंथ में एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है उसका जो मंथली एक्सपेंस होता है उसमें हमारे पास कुछ डायरेक्ट आता है कुछ इनडायरेक्ट आता है। तो इनडायरेक्ट के पोर्शन में जो है ना ओवरहेड एक्सपेंसेस आते हैं मंथली और ईयरली, लाइक रेंट, लाइक सैलरी जो हम मंथली पे करते हैं, नॉट वेजेस। वेजेस हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है जो हमारे पास हम लेबर को देते हैं जब वो प्रोडक्शन चल रही होती है। इसी तरह हम एग्जाम्पल पे डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैयर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट में कहता है चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट सिग्निफाइड इफेक्ट इनडायरेक्टली। और डायरेक्ट में हमारा दोबारा एक और चीज आती है डायरेक्ट कॉस्ट टेन टू वेरी बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्ट्स। और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो है स्टेबल ओवर टाइम होती है।
उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जाम्पल में अकाउंट्स कौन से आते हैं। हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ रा मटेरियल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे पास रा मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पर जो कॉस्ट आती है, उसको खरीदने के लिए या लेबर को देने के लिए जो कॉस्ट होती है वो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है। यहाँ पे फिर वो इम्प्लॉय और लेबर्स की बात आ गई, एम्प्लॉयज़ की और लेबर्स की सैलरी की बात आ गई। वो जो वेजेस हम देते हैं उनको पर पर आवर पे भी देते हैं और पर डे पे भी देते हैं। तो उस पे जो हमारे पास जो है वो कॉस्ट है वो हमारी डायरेक्ट सैलरीज में आ जाती हैं। इसी तरह हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर लें, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास जो ऑफिस सप्लाईज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल फीसेस हैं, ये हमारी मंथली बेसिस पे होती हैं, तो इसी वजह से ये हमारा इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो पूरी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो हमारे पास मंथली बेसिस पे बिल्स आते हैं, वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हमारे पास है द एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ट्रीट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट, रेगुलर वेदर वेरी और फिक्स्ड। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमारे पास जो कॉस्टेज आती हैं वो वेरी भी होती हैं और फिक्स भी होती हैं। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट यूनिट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कंसिडर टू द डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास आ जाता है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाता है। तो कौन सा, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एब्जॉर्प्शन में ये दोनों आते हैं। और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में क्या बता रहा है, वेरिएबल कॉस्टिंग ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट वेरी विथ आउटपुट आर ट्रीट्स एज प्रोडक्ट कॉस्ट। These would usually include direct material, direct labor, and the variable portion of manufacturing cost। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्टिंग में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जो पोर्शन आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं होगा। और ऊपर जो हमारे पास एक्सेप्शन कोर्स में बताया गया है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के जो है ना दोनों वेरिएबल्स आएंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी। ये डिफरेंस है इन दोनों में। आगे टेबल के थ्रू मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन और वेरिएबल कॉस्ट मेथड में कैसे है, यूज में कैसे है, इन्वेंटरी में कैसे, और हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली बताया गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम अप्लाई ऑल डायरेक्ट कॉस्टेज, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। हम सारी कॉस्ट डालेंगे, फिक्स भी डालेंगे, वेरिएबल भी डालेंगे। और वेरिएबल क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ओनली वेरिएबल कॉस्टेज आर अप्लाइड, ओनली वेरिएबल कॉस्टेज आर अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, fixed overhead cost and expense to the period in which they occur। वही बात जो मैं पीछे करके आया हूँ पिछली स्लाइड में, कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में जो मेथड है वो हमारा है ऑल कॉस्टेस, फिक्स और वेरी दोनों। और वेरिएबल कॉस्ट में ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। और यूज हम इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है कैलकुलेट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, सही है। और हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे यूज होती है, डिटरमाइन लम्प सम ऑफ फिक्स ओवरहेड, ये पर यूनिट है, ये सम है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेंट्री कौन कौन सी यूज होगी। इन्वेंट्री वैल्यू इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल ओवरहेड। फिर वही बात आ गई, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में ऑल ओवरहेड्स आएंगे विथ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट कॉस्ट के। और उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। इन्वेंट्री वैल्यू डज नॉट इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड के अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सिंपल। और ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो रिकॉर्ड होती है गैप प्रिंसिपल, गैप GAAP, गैप जिसका एब्रीवेशन है जर्नली एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और
ये एक्सेप्ट नहीं करती। गैप का जो मेथड है वो वेरिएबल कॉस्ट में हम एक्सेप्ट नहीं करते, सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर द डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमारे पास होती है वो हम डायरेक्टली जो है ना वो यूज होती है, इन्वॉल्व होती है प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। सिंपल एग्जांपल दी है, would have a production cost that includes direct labor, direct material, manufacturing supplies, overhead that is directly tied to the production facility such as electricity। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है, लाइक हम जिस तरह प्रोडक्शन का पार्ट होता है, प्रोडक्शन देन पीरियड। प्रोडक्शन में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आ जाता है, रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। और अगर इन्हीं इसी चीज़ में, इसी प्रोडक्शन में हम एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, और उस मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे लिए डायरेक्ट है, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट कॉस्ट के थ्रू रिकॉर्ड होगी प्रोडक्शन में। इसी तरह हम पीरियड में देख लेते हैं, फिर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो फिर हम बात समझ में आ जाएगी। पीरियड कॉस्ट आर ऑल कॉस्ट नॉट इंक्लूड इन प्रोडक्शन। पीरियड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन में इंक्लूड ना हो, इंक्लूड ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सही। प्रोडक्शन के बाद जो है, प्रोडक्शन पे जो है ना वो हमारे पास कॉस्ट आ रही है सैलरीज की, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की। तो वो हम मंथली बेसिस पे दे रहे हैं। वो सैलरी सिक्योरिटी गार्ड की भी हो सकती है, वो सैलरी किसी मैनेजर की भी हो सकती है, वो सैलरी लेबर के अलावा किसी और दूसरे मतलब एम्प्लॉयज़ की भी हो सकती है। वो सैलरीज हम बाय मंथ देते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में। वो सैलरीज हमारे पास जो है वो सैलरीज कॉस्ट, वो सैलरीज हमारे पास पीरियड कॉस्ट में होंगी। इसी तरह आगे उसने बताया है ओवरहेड और period cost are not directly tied to the production process. Overhead or sales and administrative cost are considered period cost. मतलब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो हमारे पास पीरियड कॉस्ट में कंसिडर्ड होगा। इसके अलावा सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफिस। सेल एंड एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी आ जाती है उसमें आगे ये बताया है। कॉरपोरेट ऑफिस आ जाता है, और सेलिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बिजनेस। जो कंपनी बिजनेस की जो है ना वो इस तरह की कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे अप्लाई नहीं हो रही, वो हमारे पास पीरियड कॉस्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड वेरी इंटरेस्टिंग। कैलकुलेट नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के थ्रू हम नेट इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमारे पास सेल आ जाती है, सही है। उस सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तीन चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, सही है। ओवरहेड तीन चीजें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाती हैं, जो कि हमारे पास जिसका दूसरा नाम हम दें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं इसे, और हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं इसे, प्रोडक्ट कॉस्ट। इन तीनों को मिलाकर हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम उसे सोल्ड करते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसके बाद जो कॉस्ट होती है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से हम जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आ जाते हैं, यही एक्सपेंस आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमारी पीरियड कॉस्ट है, ये हमारे पास पीरियड कॉस्ट बताई गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास सेलिंग सेल्स आ जाती हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या जाता है, वेरिएबल कॉस्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये दो चीज़ें हम माइनस कर देंगे और ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद हमें जो मिलेगा वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट में वही बात आ गई, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड हमारे पास क्या है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कॉस्ट। तो हम ये जो दो चीज़ें इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। मैं फर्दर इसको मजीद और आसान कर देता हूँ कि हम इन दोनों में से फोकस क्या चीज़ कर, इन दोनों पे क्या फोकस करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में जो है हम फोकस करते हैं ऑन पीरियड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट पे, सही है। और वेरिएबल में हम जो है ना वो फोकस करते हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट पे। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट क्या मतलब, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पे हम जो है ना वो फोकस करते हैं। तो इसी तरह फर्दर मैं आपको समझा दूं, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारे पास वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है। उसके बाद हमारे पास पीरियड कॉस्ट आ जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जो हमारे पास वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, पीरियड कॉस्ट। और इस तरफ हम आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में जो है वेरिएबल कॉस्ट ही हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट दोबारा सुन लीजिएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को जो है ना वो माइनस करेंगे। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ये वेरिएबल कॉस्ट में जो प्रोडक्ट कॉस्ट का सेक्शन है उसमें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें हमें मिलता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो उसमें हमारे पास वेरिएबल वेरिएबल भी आता है और फिक्स भी आता है, दोनों आते हैं, वहाँ पे फिक्स नहीं आता। और यहाँ पे हम जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद जो है ना हम फिक्स कॉस्ट में से माइनस करेंगे, वहाँ पे हम लाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स, वहाँ से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड को, फिर हमारी नेट इनकम आ जाएगी। लाइक डिफरेंस देख लेते हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो है ना वो तीन चीज़ें मैंने बताई थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। वो इस अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है। लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, तो हमारे पास ये जो ये वाली चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स हैं, फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमने बात की थी ना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, उनमें से हम दो चीज़ें ऐड करके फिर वेरिएबल माइनस करेंगे, कौन कौन सी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड ले रहे हैं वेरिएबल फिक्स दोनों ले रहे हैं। और यहाँ पे जो है यही वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वेरिएबल, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिएगा हम जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम तीन चीज़ें ले रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट के सेशन में, पीरियड कॉस्ट के सेशन में हम देखें, वहाँ पे हम जो है ना वो ले रहे हैं फिक्स ओवरहेड, वहाँ पर ले रहे हैं हम। तो डिफरेंस ये है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट के सेक्शन में जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड पीरियड कॉस्ट में आता है। ये मेजर डिफरेंस है वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का। और इसी तरह हम जो है ना वो इनकम, नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं फॉर दीज मेथड्स। एंड आई होप आई present my presentation very well. Thank you very much, sir. Allah Hafiz. Thank you.
Know that Abdul Salam explains you very well about direct costing, variable costing, and absorption costing. So I am giving you an overview on this topic also. Direct costing focuses on separating and analyzing the variable cost associated with the production of goods or services. It allows us to understand the direct cost involved in producing each unit in their impact on the company's finance. सो हम इसमें बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो डायरेक्ट कॉस्टिंग है वो हमारी मतलब प्रोडक्शन पे या कंपनी की जो फाइनेंस है उस पे वो मतलब कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है या उसके कैसे असरअंदाज होती है हमारे जो कंपनी के फाइनेंसेस हैं उसमें हम फैक्टर्स देखेंगे द फैक्टर कंसीडर इन डायरेक्ट कॉस्टिंग और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्टेज जो होती हैं हमारे ऊपर तो हम उनको कंसीडर करते हैं एंड दीज कॉस्ट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो हमारी जो लिंक होती हैं वो सारी हमारी प्रोडक्शन के प्रोसेस से लिंक करती हैं एंड वेरीज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो डिफरेंट लेवल्स जो प्रोडक्शन के होते हैं आया हम कितनी उसमें अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके हिसाब से वो वेरी करती हैं अनलाइक फिक्स्ड कॉस्ट जैसे होती है ना which remain constant variable cost influence their changing in production। मतलब प्रोडक्शन से हिसाब से जो उसमें चेंजेस आती हैं तो मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसके हिसाब से वो वेरी करती रहती है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एडिंग द डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होती है उनके साथ जो लिंकेज करती हैं उनको हम मेयर कर सकते हैं थ्रू द एडिंग द डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स जो हैं हमारे ऊपर हम उनको लिंक करके वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम आया हमारे यूनिट पे जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी कितनी आई हुई है। also direct costing enable break even analysis। break even analysis भी हमें वो देता है कि हम मतलब आया अपना रॉ मटेरियल पे या लेबर पे जो अपनी प्रोडक्ट है उस पे हम कितना यूटिलाइज करते हैं हमारा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमने कितना किया हुआ है। तो ये सारा हमें मतलब वो निचोड़ देती है मतलब एस्टिमेशन हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कास्टिंग ये हमारी ये डिसीजन मेकिंग में भी वो वैल्यूबल है। वो हमें प्रोवाइड करती हैं बाय प्रोसेसिंग द एनालाइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेसेस इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हमारी होती हैं उनमें प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें हमारे काम आती है आइडेंटिफाई द प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी जो सेगमेंट होता है हमारा क्या है हमारा इसमें कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्ट प्रॉफिट बन सकता है नहीं बन सकता एंड मतलब एंड आल्सो ये हमारी मैनेजमेंट को जो है वो डिसीजन मेकिंग में एक वाइटल रोल प्ले करती है फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमें कहाँ पर कितने यूटिलाइज करने चाहिए नहीं करने चाहिए यहाँ किस डिपार्टमेंट में हमारा कितना रॉ मटेरियल चल रहा है यहाँ लेबर हमारी कौन सी एक्सीड कर रही है। हम इस डायरेक्ट कॉस्टिंग से हम अपनी जो प्राइजेस हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इससे हमारी जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो हमें मालूम पड़ सकती है क्या या हमारी कॉस्ट कितनी कौन सा डिपार्टमेंट कंज्यूम कर रहा है बहुत जो हमें एक्सपेंसिव पड़ रही है या हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उनकी वजह से। तो ये जो सब हैं वो हम इस डायरेक्ट कॉस्टिंग में देखते हैं। जैसे कि भैया ने बताया था सलाम साहब ने वेरिएबल इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उनमें उन्होंने डिफरेंशिएट भी किया हुआ था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉस्ट का वो क्या बिहेव करती हैं कैसे बिहेव करती हैं उनके इम्पेक्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ते हैं या हमारे जो हम प्राइस सेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो प्राइस सेटिंग में एक्चुअली इनका डायरेक्ट कॉस्टिंग का और इसका बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है क्या या हमने रॉ मटेरियल पे कितना यूज़ किया है लेबर पे कितना यूज़ किया है। जैसे एग्जांपल भी दिया था उन्होंने कि हम एक एज अ कंपनी एक हम चेयर कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं
लाइक हम एक यूनिट का एग्जांपल लेते हैं कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल हमारा होगा, जो वुड उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। बाज़ाहिर आप चेयर को देखेंगे, वो वुडन होगी, तो उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल वुड होगा, पोर्शन होगा उसमें। उसमें ये चीज़ें जो हैं, जो इजीली ट्रेसेबल हो, जो हम देख के ही पहचान सकते हैं, हाँ हाँ इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको डायरेक्ट रॉ मटेरियल और डायरेक्ट कॉस्टिंग में अजीम करते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग इज आल्सो अ वे टू अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट चेंज व्हेन वी मेक और फ्यूअर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब डायरेक्ट कॉस्टिंग अंडरस्टैंड हमें मतलब हेल्प आउट करती हैं कि हम कुछ, जैसे हम उसको बोलते हैं फ्यूअर, कम तादाद में जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें कस्टमाइज, जिसे हम बोल लेते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की हम कैसे उनकी प्राइस अजीम करें, कितना हमारा लेबर आ रहा है, ये तो उसमें हमारा होती है। और also it helps us to cost into two groups, variable cost and fixed cost. Variable cost are that thing changes when producer produce more or fewer items. For example, if we make product, we will need material and labor. These costs go up or down depending on how much we produce. ये हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं, क्या है हम इसमें कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने चेयर की एग्जांपल ली थी, उसमें नील जो होती हैं, जिसे हम कीलें बोलते हैं, कील हमारी यूज़ हो रही है, उसमें हमारा ग्लू यूज़ हो रहा है, उसमें हमारा रेंट आ गया, जहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेंट आ गया, उसमें डिफरेंट किस्म के हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जो हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट में एक्चुअली डिस्क्राइब होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द अदर हैंड दैट स्टे द सेम हाउ मेड वी प्रोड्यूस। मतलब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर लाइकली रेंट, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, दे डो नॉट इवन चेंज ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम जो अपने एम्प्लॉयज रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, वो हम पर मंथली उनको फिक्स्ड एक सैलरी देते हैं, उनका हमारी प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता। तो इतनी प्रोडक्ट्स हमारी मसलन हमारी 5 प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो आपको हम कम सैलरी देंगे, 10 बन रही हैं तो उसको हम ज़्यादा सैलरी नहीं। उनकी हमारी पर मंथ की सैलरीज जो होती हैं वो हमारी फिक्स होती हैं। In Darkism, we only look at a variable cost when calculating how much it costs to make product. We don't include a fixed cost because they stay the same regardless how much we produce. ये वही बात हो गई, मतलब उनका हमारे यहाँ से मतलब कोई लिंक नहीं होता कि हम क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें, आया हम 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, उससे हमारा उनसे लिंक नहीं होता ना। Direct costing. Direct costing help us understand the real cost of making product or offering services. It's helpful for making decision about pricing, which product to focus on, and how make it profit. In nutshell, direct costing help us to manager how to see the change when make more fewer products. It focuses on cost change and ignores the one that stay the same. It helps manage a better decisions and the profitability of product services जो हम भी ऑफर कर रहे हैं उनको, तो हमें उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा उस पे एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, तो हम जो सारा इसमें कवर करते हैं वो इसमें डायरेक्ट कॉस्टिंग में आता है। थैंक यू फॉर दिस।